हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था, इसकी पूरी नोट्स आपके पास है, आप बना चुके हैं। और सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे विलेयता। विलेयता क्लियर हो गई थी, ठोस में द्रव की विलेयता। और आज हम लोग जानने वाले हैं गैस की द्रव में विलेयता। फिर इसके बाद जानेंगे हम लोग द्रव की द्रव में विलेयता और द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब। तो आज हम लोग जानने वाले हैं आप गैस और द्रव की जो विलेयता यानी जो द्रव है उसमें गैस कैसे मिक्स की जाएगी। थोड़ी स्टोरी आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सिलेंडर है जिसमें पहले से द्रव फिल है। अब आप पहले से जानते हैं यदि हम इसमें गैस फिल करते हैं तो ये गैस इसमें बिल्कुल भी घुलेगी नहीं, क्योंकि इसका जो वज़न है वो कम होता है और ये इसमें घुलेगी नहीं। तो इसको घुलने के लिए हमको इसके ऊपर पिस्टन लगाना पड़ेगा या अवरोध लगाना पड़ेगा और ऊपर से दबाव डालना पड़ेगा, जिसके वजह से ये गैस इसमें आकर घुल जाए। तो इन्हीं सभी बातों को आप इसमें आगे जानने वाले हैं। तो गैसों की द्रव में विलेयता। जो गैसों की द्रव में विलेयता ताप एवं दाब पर बहुत अधिक निर्भर करती है। हमने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया कि जो गैस होगी द्रव में तभी घुलेगी जब हम उसके ऊपर दाब लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये द्रवीय पदार्थ फिल है और ये गैसीय पदार्थ फिल है। यदि ये ऊपर पिस्टन नहीं होता तो ये गैस अपने आप उड़ जाती, लेकिन पिस्टन से नीचे की ओर भार के रूप में दाब लगाया जा रहा है, जिस कारण ये गैसीय पदार्थ इस द्रवीय पदार्थ से मिल जाता है और हम लोग मान लेते हैं कि ये साम्य अवस्था में मिल गया है। अब यदि पिस्टन से हम लोग दाब कम करेंगे तो गैस ऊपर की ओर भागेगी और अगर बढ़ाएंगे हम लोग दाब तो गैस और नीचे की ओर घुलेगी। यही कुछ चीज़ें हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं कि यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ाने से जो अणु होते हैं गैस के, उनकी जो गति है वो अधिक हो जाएगी, जिस कारण विलेयता घट जाएगी। ताप बढ़ाने से विलेयता घट जाएगी जबकि दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाएगी। फिर से स्पष्ट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। जब हम दाब बढ़ाएंगे तो ये जो गैसीय पदार्थ है वो द्रव पदार्थ के और अधिक नज़दीक आएगा, जिस कारण इसकी विलेयता बढ़ जाएगी। यदि ताप बढ़ाएंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी और ये ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेंगे और पिस्टन पर अधिक दबाव डालेंगे और विलेयता घट जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि दाब बढ़ाने से गैसीय पदार्थ की द्रव विलयन में विलेयता अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो घटती है, यदि दाब बढ़ा रहे हैं तो बढ़ती है। आगे बात करते हैं। तो विलेय गैस की सांद्रता विलयन के ऊपर उपस्थित गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी जितनी गैस आपके विलयन में घुली है वह मात्रा किस पर डिपेंड करती है, कितना दाब ऊपर से लगाया गया है, क्योंकि यदि दाब नहीं होगा तो गैस उसमें घुल ही नहीं सकती है। इसको सबसे पहले स्पष्ट किया था वैज्ञानिक हेनरी ने। तो इस आधार पर हेनरी ने नियम दिया है जिसे हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। ये कई बार 2 नंबर में एग्ज़ाम में पूछा गया है। हेनरी का नियम 2 या 1 नंबर में आने के चांसेस इस बार भी अधिक हैं, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट के रूप में नोट कर लें और याद भी कर लें। गैस की विलायक में, विलायक क्या है आपका, द्रव विलायक है। तो गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध सर्वप्रथम हेनरी ने व्यक्त किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर टेम्परेचर फिक्स है। टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से विलेयता घटती है, तो टेम्परेचर इसीलिए हमको फिक्स करना होगा, तभी हम दाब का अध्ययन कर पाएंगे। ओके, तो इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है। घूम फिरा के बात सेम ही है जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, वही बात अब है कि जितना आप दाब लगाएंगे, ये समझ तो आ रहा होगा, इजी पॉइंट है
कि जितना आप दाब लगाओगे उतनी ही गैस अंदर घुलेगी। जैसे जो सोडा वाटर की बोतल होती है, आपने देखा होगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, लेकिन जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने लगती है। तो जो वो दाब था, दाब क्रिएट था, ऊपर से दाब लगा हुआ था, इसलिए वो गैस घुली हुई थी। दाब हटते ही गैस बाहर जाने लगती है। आप घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली एलपीजी के बारे में जानते होंगे कि एलपीजी क्या होती है। अधिक दाब पर उसको कंप्रेस्ड करके सिलेंडर में भर दी जाती है वो गैस, और वो लिक्विड के रूप में आ जाती है। तो प्रेशर जो है वो दाब की विलेयता को बढ़ाता है। तो इस नियम को अगर हम आगे मात्रात्मक रूप में लिखते हैं तो जो यम होगा, यम प्रोपोर्शनल टू पी। यम क्या है? गैस की मात्रा, और पी क्या है? दाब। यदि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यम इक्वल टू हो गया के एच पी, जहाँ के एच क्या होगा? हेनरी स्थिरांक। तो के एच बराबर हो जाएगा यम अपान पी, जहाँ हम लोग जानते हैं यम बराबर गैस की मात्रा, पी बराबर गैस पर लगाया गया दाब, और के एच बराबर हेनरी स्थिरांक। अब बात करते हैं हेनरी नियम का क्या उपयोग है, यानी हेनरी नियम के उपयोग से हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि जो सोडा वाटर की बोतल होती है उसमें CO2 गैस का प्रवेश कराया जाता है इस नियम का उपयोग करके, क्योंकि प्रेशर ऊपर से लगा दिया जाता है जिससे वो गैस उसमें घुल जाती है। आगे यदि हम जाने तो नेक्स्ट है आपका गोताखोरों के सिलेंडर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम गैस का प्रवेश कराया जाता है। जो गोताखोर सिलेंडर लेकर जाते हैं पानी के भीतर, उसमें क्या कहते हैं, 3 गैसें होती हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि आखिर कार्य तो सिर्फ हमारा ऑक्सीजन का है सांस लेने के लिए, जो गोताखोर जा रहा है पानी में, लेकिन उसके साथ साथ में नाइट्रोजन और हीलियम क्यों मिक्स होती है? वो भी कम परसेंटेज में नहीं, अधिक परसेंटेज में होती है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है इसमें वो 32% लगभग होता है, 32% ऑक्सीजन होती है। और ऐसे यदि नाइट्रोजन के परसेंटेज की बात करें तो वो लगभग 56% होती है, और जो हीलियम होती है वो लगभग इसमें 11 या 12%, आप मान लीजिए 12% होती है। तो देख रहे हैं आप कि नाइट्रोजन कम परसेंटेज नहीं है, अर्थात एक बड़ा सिलेंडर ले जाना पड़ता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 32% ऑक्सीजन ही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बहुत अच्छे से उठ सकता है कि अगर सिलेंडर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ले जाते तो और अच्छा होता, ज़्यादा ऑक्सीजन जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता क्या है, जब गोताखोर पानी के भीतर प्रवेश करता रहता है तो जितनी गहराई में जाता रहता है दाब उतना अधिक बढ़ता रहता है। अब जब दाब बढ़ता रहेगा तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग कर लेगी। अब धीरे धीरे जब गोताखोर ऊपर की ओर आने लगेगा तो दाब घटता रहेगा, और ऐसे में एक जकड़न महसूस होने लगती है, और ये जकड़न के साथ गोताखोर को बहुत तेज़ दर्द होता है, और अधिक दर्द होने से मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका उपाय लगाया गया कि दाब को कंट्रोल किया जाए, जो ये दाब है उसको कंट्रोल किया जाए। तो दाब को कंट्रोल करने के लिए ही इसमें नाइट्रोजन गैस रखी गई, ताकि जो नाइट्रोजन गैस है जब भी वो बाहर आ रहा हो तो बुलबुले के रूप में नाइट्रोजन गैस ऊपर की ओर उड़ती चली जाए। और ऐसे जो हीलियम है उसका मेन कार्य है कि जो गोताखोर है वो आसानी से गहराई से सतह की ओर चली आए, क्योंकि हीलियम गैस जो है वो हल्की और अक्रिय गैस है, तो ये ऊपर लाने की ओर मदद करती है। तो आई थिंक ये बात आप ज़रूर जान गए होंगे कि गोताखोर के सिलेंडर में ये तीनों गैसें क्यों होती हैं, और इन तीनों गैसों का मिश्रण ही गोताखोर लेकर जाते हैं। और मेन रीज़न है कि जो प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जा सके, और ताकि जो जकड़न की स्थिति उत्पन्न होती थी उसको कंट्रोल किया जा सके। ऐसे बात करें जो ऊंचे पर्वतों पर रहने वाले लोग हैं, जिन्हें हम पर्वतारोही व्यक्तियों में एनक्सिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ये विशेष रोग क्या होता है, आप ये भी जान लें कि जो क्या कहते हैं हिल पे रहते हैं लोग, उनके जो गाल होते हैं उन्हें रोजी सिक बोला जाता है, बहुत ज़्यादा गुलाबी होते हैं। कई बार
ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पर्वतों पे रहने वाले लोगों के जो गाल होते हैं वो गुलाबी क्यों होते हैं या रोजी चिक क्यों पाए जाते हैं। इसका मेन कारण होता है चूँकि दबाव, जब भी हम नीचे हैं समतल पे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ अच्छी खासी है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते रहेंगे होगा क्या कि जो दबाव है वो कम होता रहेगा और अधिक से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, अधिक से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और चूँकि हम लोग जानते हैं समतल पे ऑक्सीजन अधिक है, ऊपर ऑक्सीजन घटती रहती है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पाने के लिए इनमें जो हीमोग्लोबिन के कण हैं या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या ही इनके रक्त में अधिक होती है। इसलिए पूरी बॉडी में जो रक्त पाया जाता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होने से इनकी बॉडी जो है वो हल्की रेडिश होती है, और हल्की रेडिश होने के कारण ही रोजी चिक बोला जाता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। अब आगे जान लेते हैं कि हेनरी नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। तो हेनरी नियम के आधार पर ये कहा गया कि ये नियम तभी काम करेगा जब दाब कम ना हो और ताप अधिक ना हो। देखिए, दाब होना चाहिए और ताप नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि दाब कम ना हो और ताप ज़्यादा ना हो। समझ गया? अगर दाब कम होगा तो भी विलेयता नहीं होगी, अगर ताप अधिक होगा तो भी विलेयता नहीं होगी। जिससे हम समझ गए कि ताप का अलग प्रभाव है और दाब का अलग प्रभाव है। यदि ताप के प्रभाव की बात करें तो ताप बढ़ाने से गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो दूर दूर भागने लगते हैं और इसलिए विलीन नहीं हो पाते। तो आई थिंक ये इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। क्योंकि अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक होगा हमारा द्रवीय विलयन में वाष्प दाब। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसमें काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे, ऐसे आदर्श और अनादर्श आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी तक के लिए कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। विलेयता का अर्थ यही होता है कि जो विलायक में विलेय की सांद्रता कितनी घुल सकती है वो निश्चित मात्रा ही विलेयता कहलाती है, और जो विलेयता होती है वो समान को घोलती है। इन सब बातों को आप पहले से जान चुके हैं। आज हम लोग ये बात कर रहे थे कि गैस की द्रव में विलेयता क्या होती। तो गैस की जो द्रव में विलेयता है वो ताप और दाब में निर्भर करती है। दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है जबकि ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है। और साथ साथ में हेनरी का नियम भी आज आपने जाना, जिसमें कहा गया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की, ये नियम आप आज ही याद कर लीजिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसका फार्मूला होता है KH = M/P। हेनरी के नियम के उपयोग में आपने जैसे जाना, सोडा वाटर की बोतल में CO2, गोताखोर के सिलेंडर में O2, N2 और हीलियम गैस, और ऐसे सीमाएं भी जान लिया। तो आई होप इतनी बातें आपको ज़रूर क्लियर हो गई होंगी।